नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रास कला मंच की प्रस्तुति 12वें चलो थिएटर में। और मैं हूं विभोर जैन रास कला मंच से। आज हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं नटराज नाट्य कुंज थिएटर सोसाइटी के निर्देशक डॉक्टर अभिषेक भारती। सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। मैं बताना चाहूँगा दर्शकों कि आज चौथा दिन है चलो थिएटर का और अभिषेक सर का नाटक गालिब एट क्वारंटाइन आज प्रस्तुत किया गया दर्शकों को, जिसका बहुत अच्छा रिव्यू मिला। और मैं अभिषेक जी से थोड़ा इस नाटक के बारे में, इसकी मेकिंग के बारे में और खुद अभिषेक सर के बारे में थोड़ा समझ चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताएं। देखिए, नाटक तो दर्शकों ने देखा और रिव्यू से हमें पता चला कि शायद नाटक अच्छा हुआ है आज। बिल्कुल अच्छा, शायद नहीं बिल्कुल अच्छा था। क्योंकि मतलब अगर इसकी मेकिंग की बात करें तो आज हमें 2 साल हो गए हैं, लगभग 6 महीने हो गए इस नाटक को करते हुए और 1.5 साल सिर्फ इस नाटक की रिसर्च पर लगा है। ओके। उसमें से 5-6 महीने हमने तैयार करने में से लगाए हैं और 3-4 महीनों से हम इसका नाटक का शोज़ कर रहे हैं। और मेकिंग का ऐसा है कि जब तीसरा क्वारंटाइन हुआ था, जब मतलब कोरोना का लॉकडाउन लगा था जब, तो ये आइडिया दिमाग में आया था। हमारे राइटर हैं, हमारे वर्मा जी जम्मू से, रोहित वर्मा, उनके दिमाग में आइडिया आया था कि क्वारंटीन पे कुछ करते हैं। तो जो हमारे नाटक के मुख्य अभिनेता हैं बलविंदर बल्लू, उसका आइडिया था गालिब पे कुछ करते हैं। तो ढूंढने लगे क्या किया जाए। तो अचानक से एक दिन कुछ ढूंढ रहे थे तो पता चला कि गालिब के टाइम पे भी इसी तरह से एक हुआ था कि सभी को घर में बंद कर दिया गया था। तो उस चीज़ों को दोनों को जोड़कर फिर कोशिश की कि नाटक बनाए। तो 5-6 महीने तो इसी चीज़ पर लगे कि ऐसा पॉसिबल भी है कभी, क्योंकि गालिब पे पूरे दुनिया में, शायद पूरी दुनिया में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। पहले मिर्ज़ा गालिब पे, गालिब इन दिल्ली, गालिब इन कुछ इस तरह से, मिर्ज़ा गालिब फलाना। तो हमें था कि कुछ ऐसा करें जो पहले नहीं हुआ, क्योंकि अगर उसी चीज़ को हम गालिब की लाइफ को ही दिखाएंगे तो फिर क्या दिखाएंगे फिर, क्योंकि वो तो भारत में भी खेली जाती है और दुनिया के कई सारे हिस्सों में भी खेला जाता है, गालिब को पढ़ा जाता है। और लोग इतना ज़्यादा गालिब को पढ़ चुके हैं आज तक कि हमारे दर्शकों में भी थे कि हमारे आर्टिस्ट गा रहे थे और नीचे से लोग साथ में गा रहे थे, क्योंकि वो गालिब को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और कई जगह तो ऐसा था कि हमारे मुख्य अभिनेता ने डायलॉग बोला, उसको उस शेर को पूरा किया नीचे बैठी ऑडियंस ने। इस हद तक गालिब की फैन फॉलोइंग है। तो वही था कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो नया हो ऑडियंस के लिए और रिफ्रेशिंग भी हो। खाली ये ना हो कि हमने एक ही समय को लिया मिर्ज़ा गालिब के, ये भी हो कि आज की बात भी की जाए। तो ये वो आज की बात और पुराने समय को जोड़ने की जद्दोजहद थी, वो गालिब एट क्वारंटीन निकला। मतलब गालिब का नाम और क्वारंटीन शब्द ये हमें अभी सुनाई दिया, इससे पहले शायद मुझे नहीं लगता किसी ने, बहुत कम लोग होंगे दुनिया में जिन्होंने क्वारंटीन शब्द भी सुना होगा। जब क्वारंटीन हुए तो लोगों ने जाके गूगल पे सर्च किया ये क्वारंटीन चीज़ क्या है, फिर पता चला घर में कैद होने को शायद क्वारंटीन कहा जाता है। तो वो मॉडर्न शब्द और पुरानी चीज़ों को इन्फ्लुएंस है हमारा नाटक ये, और वही दिखाने की कोशिश है कि एक आदमी घर पे है तो क्वारंटीन में बैठा है तो गालिब को इतना पढ़ लेता है कि गालिब बन जाता है और उसे एक्ट करना शुरू करता है ना। अभी राज कला मंच के ही किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा, सर वो पेंटिंग बना रहा था मिर्ज़ा गालिब अपने खुद की। तो ये क्या बात हुई, मिर्ज़ा गालिब खुद की पेंटिंग बनाया जा रहा है। मैंने कहा मैं चाहता था कि लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछें, और इसी बात को हमने बताया नहीं नाटक में कि वो गालिब नहीं, वो एक आम इंसान है। इसी तरह ये क्वेश्चन हमने बहुत सारे नाटक में छोड़े हैं जो दर्शकों को मजबूर करें हमसे पूछने के लिए ये क्या है, तभी हमें पता चलेगा दर्शक ने नाटक देखा। और वो ना पूछते तो शायद उन्हें नाटक अच्छा भी नहीं लगता और वो शायद देखते भी नहीं, और ये हमारे लिए एक तरह से जीत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर जैसा कि मैंने आपके पहले इंटरव्यूज़ जो देखे हैं और थोड़ा सा जो भी आपके नाटक की क्लिप्स मैंने सोशल मीडिया पे देखी, तो आपका जॉनर कहीं ना कहीं साइकोफिजिकल, डोंगरी भाषा, जो भी मैंने महाभारत आपकी देखी वो आपका जॉनर है। तो ये वाला प्ले गालिब जो कि एक रियलिस्टिक अप्रोच थी शायद, जिसमें क्योंकि एक ही आदमी मोनोलॉग बोल रहा है इतना लंबा थ्रू आउट, तो मतलब क्या आप शिफ्ट करना चाहते थे इसलिए आपने करा, मतलब या फिर आप हर विधा को ट्राई करना चाहते हैं, ऐसा कुछ था क्या? देखिए, जब मैं पढ़ रहा था ना थिएटर, मतलब मास्टर्स किया, पीएचडी किया, उससे पहले थिएटर वैसे फादर के साथ बचपन से कर रहा हूँ, तो मेरी कोशिश थी कि सब कुछ करके देखा जाए। तो ये सब कुछ करने की जो अंदर जो कहते हैं ना, वो कीड़ा कहते हैं हमारे, है ना, तो वो जो कीड़ा था ना वो चीज़ है। क्योंकि आज तक साइकोफिजिकल मैंने इतना ज़्यादा किया है पूरे इंडिया में, अवार्ड भी मुझे उसी के लिए मिला, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी, और कई सारे शहरों में वही सब लेकर गया। लेकिन ये मेरे खुद के लिए चैलेंज था कि एक एक्टर स्टेज पर एक ही एक्टर है, लेकिन जब इस नाटक को करना शुरू किया, पहले ये सोलो ही था, स्टेज पर कोई दूसरा एक्टर नहीं आता था, जो गाने वाले हैं वही बैक स्टेज में बैठते थे। तो वो जो है ना कि नाटक सोलो हो लेकिन लगे ना सोलो, ऐसा लगे कि लोगों की भीड़ है।
वो स्टेज पर आर्टिस्टों का स्टेज पर आना, फिर उन्हीं गाने वालों का स्टेज पर आके एक दो डायलॉग भी बोलना, ये वो जो अंदर है ना साइकोफिजिकल जो बना हुआ है, अंदर छिपा हुआ है, या उन जो रियलिज्म है उसे किस तरह तोड़ा जाए, है ना। वो हमारे रशियन एक राइटर हैं, डायरेक्टर हुए हैं एक, बर्तोल्ट ब्रेख्ट, वो सिद्धांत देते हैं कि ऑडियंस का ध्यान तोड़ना, किस तरह से, मतलब उनका ध्यान सब जगह लाना, उन्हें व्यूअर नहीं रिव्यूअर बनाना, है ना। यही जो कोशिश है वो इस नाटक की मुझे लगता है खास बात है, कि वही एक्टर गाते भी हैं और वही एक्टर मंच पर आके अभिनय भी करते हैं। और वैसे देखा जाए तो 99% नाटक सोलो है, और लेकिन कहीं भी मुझे लगता नहीं कहीं महसूस होता है, क्योंकि जितनी चीजें हमने इसमें डाल रखी हैं एज ए क्राफ्ट भी, वो लाइट के इफेक्ट्स भी, वो जो पालना है, वो ऐसा कई जगह ऐसा लगता है पालना भी बात कर रहा है, शायद पालने में सच में बच्चा है पालने में, है ना। पीछे मिर्जा गालिब की फोटो बात करती है उस आदमी के साथ, तो दो लोग तो हमेशा ही स्टेज के ऊपर हैं। मतलब हम जितनी भी प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं वो सारी, कोई भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जिसके साथ मिर्जा गालिब बात नहीं करता, अपनी टोपी के साथ बात करता है वो, तो ऐसा लगता है टोपी जवाब देगी आगे से, है ना। जो पीछे उनके साथ हमारी मंडली बैठी है, मंडली से बात करता है वो, उनको रोकता है, वो बजाते हैं, वो गाते हैं, है ना। वो जो उनका को इन्फ्लुएंस है, वो मेरी वही ट्रेनिंग है कि साइकोफिजिकल तो हो ही हो, लेकिन यहाँ नाटक रियलिस्टिक था पहले। ये इस नाटक की रियलिज्म को हमने तोड़ के इसे जानबूझ के ऐसा बनाया है कि ऑडियंस व्यूअर की जगह रिव्यू करे कि सिचुएशन क्या है। हाँ, ये उस चीज़ की कोशिश है ये। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि कुछ नया आप ट्राई करना चाहते थे तो आपने इसके लिए अप्रोच करा। अब सर आपको इतना टाइम हो गया इंडस्ट्री में, इतना आपने अचीवमेंट्स ले लिए हैं, इतना कुछ कर लिया, तो जैसे कुछ डायरेक्टर्स की अप्रोच ये रहती है कि जब आपने कुछ खड़ा कर दिया है तो उसी को आप सेल आउट करके जो है उसको हाँ। तो क्या आपकी ये अप्रोच नहीं रहती कि आपने नहीं, इतने सारे? ऐसा नहीं है जी। आज के नाटक में 3 कंपोजिशन जो थी वो चेंज थी, और वो मतलब अभी परसों ही चेंज की गई है। कल रात को हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे बैठकर, मुझे अभी बाहर किसी ने कहा है कि आप रात को प्रैक्टिस कर रहे थे कुछ चीज़ों की, तो आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की थी। मैंने तो बोला नहीं हम हर बार कोशिश यही रहती है हर बार कि एक्टर्स जो हैं, बैक स्टेज वाले जो हैं, म्यूजिशियंस जो हैं, टीम जो है, वो एक ही चीज़ को दोहरा कर वो दोहराव जो है वो बोर करने लगता है एक टाइम पे आके एक्टर्स को भी, फिर ऑडियंस तक वो चीज़ पहुंचा नहीं पाते, इसलिए कुछ ना कुछ चेंज करते हैं। जैसे आज के शो में हमारी 2 कंपोजिशन चेंज कर दी थी हमने, और अभी जम्मू वाला जो हमारा शो है हम उसके लिए भी पहले सोचकर बैठे हैं कि जम्मू वाले शो में हम ये चीज़ नहीं करेंगे, ताकि सभी का जो है मनोबल वैसा ही बना रहे, और नई चीज़ें जुड़ने से ऐड ऑन चीज़ें करते जाएं। नाटक में शब्द कोई नया ना जोड़े, हमारी कोशिश यही है, सबसे यही बात करता हूँ, शब्द ना जोड़ें। हाँ, क्राफ्ट के लेवल पर हम इसमें नई चीज़ें जोड़ते जाएं, चाहे हम इसे 1.5 घंटे में करें, चाहे हम इसे 1 घंटे में करें, 1.25 घंटे में करें, लेकिन कोशिश यही है कि रोज़ नया कुछ ना कुछ करें, जिससे कि सबकी रुचि बनी रहे इसमें। जी इसमें जैसे कि आपके साथ एक सीनियर आर्टिस्ट थे मिस्टर बलविंदर सिंह, तो आपका मैंने ग्रुप भी देखा है जिसमें कुछ बच्चे हैं जो आपके साथ टाइम से जुड़े हुए हैं, कुछ नए भी हैं जिनसे मैं जम्मू में मिला था। तो मतलब कितना फ़र्क है, बाहर से कोई अगर एक स्टार आर्टिस्ट आता है, लाइक जो बलविंदर सिंह जी है, वो बड़ा नाम है जम्मू का, तो ऐसे किसी आर्टिस्ट को डायरेक्शन देना और एक अपनी ही टीम से ऐसा कुछ करवाना, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ आसान हो जाती है, आपकी बात मानते भी हैं, वो रिस्पेक्ट भी रहता है, लेकिन बाहर से कोई स्टार आर्टिस्ट आता है और उसको डायरेक्शन देना, ये कितना इसमें मुश्किल है, कितना फ़र्क है? देखिए, मैंने पूरे इंडिया में मतलब घूम के थिएटर किया है, और एक ही चीज़ देखी है, जो आर्टिस्ट है वो छोटे और बड़े का फ़र्क नहीं करता, जो सही आर्टिस्ट है, जो मतलब कहने को आर्टिस्ट है वही देखेगा ये तो बहुत छोटा सा है, ये ऐसे इसे क्या ही आता होगा, है ना। वो वही बात बल्लू के साथ है, बलविंदर के साथ, कि मतलब मुझे कभी उसका ऐसा नहीं हुआ उसके साथ। हाँ, हमारी बहस होती है, रोज़ होती है, लेकिन क्रिएटिविटी को लेकर कभी ये नहीं हुई कि मैं छोटा हूँ वो बड़ा है, या वो छोटा है मैं बड़ा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। और मुझे लगता नहीं आगे कभी ऐसा होगा भी कभी, क्योंकि एक ट्रू आर्टिस्ट की यही पहचान है, वो छोटे बड़े से काम नहीं करता, वो दिमाग के साथ काम करता है, कि सामने वाले का दिमाग कितना है, उसे आता कितना है, वो लेता है उससे, उसको देने की बजाय। अच्छे आर्टिस्ट की यही निशानी है, और मैं खुद भी बल्लू से लेता हूँ, वो मेरे से लेता है ना। आज भी हर रोज एक नई बहस होती है, यार बल्लू भैया ऐसा कुछ करते हैं, टीम कहती है, फिर बल्लू भैया चेंज कर लेते हैं, पहली बार होगा, अरे नहीं यार मुझे लगा नहीं यार, फिर लड़ाई लगी, फिर ऐसे नहीं, ऐसे तो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, फिर मान जाते हैं, फिर मतलब वो बीच का एक रास्ता निकाल लिया जाता है कि ऐसे अच्छा लगेगा। जैसे आज नाटक में एक डायलॉग था जो हमने रात को सोचा था, बलविंदर को रात को बताया, कल हम ऐसे करेंगे, है ना। बलविंदर कहता है यार मैं भूल गया, तो भूल गया, अभी कौन सा मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, कोई बात नहीं, है ना। और आज नाटक में सबसे ज़्यादा क्लैप खाली उसी डायलॉग पे था जो हमने रात को डाला था हमने, जो है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं, क्या पता नहीं भी चलता, स्टेज पर बोलता वो तो शायद फ्लॉप हो जाता डायलॉग, वो नहीं चलता वो, पर चल गया। अब हमें एक चीज़ नहीं मिल गई करने के लिए, है ना। अब अगले शो में कुछ और करेंगे, नया देखेंगे कुछ ना कुछ। तो ये ऐसा है कि अच्छा जो आर्टिस्ट है वो कभी ऐसा नहीं करेगा। हाँ, जो
आर्टिस्ट है बस, वो जरूर करेगा ऐसे। जी सर, जैसे आपके नाटक में लाइव म्यूजिक था जो सबने पसंद किया, कुछ लोगों को पता ही नहीं था कि लाइव म्यूजिक हो रहा है, उनको लगा कि रिकॉर्डेड चल रहा है, राइट। तो जैसे कि थिएटर जैसी विधा है जिसमें थोड़ा पैसा भी कम रहता है, रिसोर्सेज कम रहते हैं, तो ऐसे में जहाँ पर लाइक अगर आप रिकॉर्डिंग से काम चला सकते थे, रिसोर्सेज बच सकते थे, तो लेकिन उसमें भी आप पूरा एफर्ट डाल के लाइव म्यूजिक का फील दे रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो मतलब हम थिएटर के लिए इतना देते हैं, इतना करते हैं, तो बदले में हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है? देखिए, मतलब पहली बात तो लाइव म्यूजिक की बात करूंगा मैं जी। पहले दिन जब हमने सोचा था ना, तो हमने यही फैसला किया था, सच बता रहा हूँ, कि इस नाटक का म्यूजिक रिकॉर्ड करेंगे। जी। पहले दिन फैसला यही हुआ था, है ना। हमारा लड़का है विशाल, वो पीएचडी कर रहा है, उससे भी ये बात हुई थी कि एक शो तो हमारा कर दे, बाद में हम इस म्यूजिक को रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन जब हमने इसका पहला शो किया ना, तो उसी दिन ये फैसला भी हो गया था, ये नाटक का म्यूजिक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि कोई ऐसी लास्ट हद ना आ जाए कि अब कोई चारा नहीं चलेगा, तब तक इसका नाटक का म्यूजिक रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और आज तक किया भी नहीं, और अगली ऐसी कोई प्लान भी नहीं है ऐसा कि इसका नाटक का म्यूजिक रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इसका मजा ही लाइव में है। है ना, जब मुझे और ये हर जगह, आज यहाँ नहीं हुआ है कि किसी ने पूछा कि ये रिकॉर्डिंग में था, ये हमारा आज हमारा जम्मू से बाहर 12वां शो था। जम्मू भी हमने इसके 10-12 शोज जम्मू भी किए हैं हमने इसके। जम्मू से बाहर इसका 12वां शो था, और मतलब मुझे लगता है 11 शो में ऐसा हमारे साथ हुआ होगा कि हर किसी ने पूछा होगा ये म्यूजिक लाइव था कि रिकॉर्डिंग था, और हमें सामने गा के दिखाओ। आज वही हुआ कि सामने गा के दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ कि ये रिकॉर्डिंग नहीं थी, आप खाली पीछे बैठ के एक्टिंग कर रहे थे। ये शायद हमारे नाटक में हमारे म्यूजिक कंपोजर की या टीम की मतलब एक तरह से जीत है कि मतलब लाइव हो तो ये भी वो लाइव नहीं लगता, क्योंकि रिहर्सल बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब कुछ हो चाहे ना हो, बारिश हो, तूफान हो, कुछ भी हो रहा है ना, फ़ोन करके पूछ लेंगे, सर 10 मिनट लेट हो जाएंगे, चल जाएगा क्या? थोड़ी सी बारिश रुक जाए फिर आ जाएंगे। तो ये 10 मिनट है, ये आगे पूरे कर देंगे, लेकिन आ जाएंगे बस। तो वो आ जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। अगर मतलब टीम सपोर्ट ना करती होती तो मुझे लगता नहीं है कि इस तरह की चीज़ें, मतलब लाइव म्यूजिक हमारे इंडिया में बिल्कुल पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब आपकी टीम उतनी सीरियस है जितना कि उसका डायरेक्टर, उसका एक्टर या उसका बैक स्टेज वाला सीरियस है, तभी इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। नहीं तो हमारे इंडिया में जहाँ पर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है ही नहीं, कमी की तो बात ही छोड़ दें हम, रिसोर्सेज है ही नहीं। मतलब इस तरह का नाटक अगर हमने इंडिया से बाहर करना हो तो शायद करोड़ों रुपए खर्च होंगे, और हमें इंडिया में हज़ारों मिलते होंगे शायद, है ना। कई बार तो कई आर्टिस्ट हमारे इंडिया में ऐसे हैं जिनको हज़ारों भी नहीं मिलते शायद, है ना, फिर भी वो जिंदा रखे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर को हमारे भारत में एमेच्योर थिएटर ग्रुप जिंदा रखे हैं, क्योंकि वो जान मारते हैं। प्रोफेशनल तो आएगा 8-10 लाख रुपए लेगा, वो थिएटर के लिए थिएटर थोड़ी कर रहा है, वो पैसे के लिए नाटक कर रहा है। नाटक को जिंदा रखते हैं एमेच्योर आर्टिस्ट और एमेच्योर थिएटर ग्रुप्स, और यही थिएटर की अच्छी बात भी है। और रिसोर्सेज मुझे लगता है कि थिएटर ऐसे ही होता है जुनून से, है ना। जिस दिन जुनून खत्म हो जाएगा उस दिन थिएटर भी खत्म ही हो जाएगा, उस दिन थिएटर थोड़ी बचेगा उस दिन फिर थिएटर इंडस्ट्री बन जाएगी। फिर अभी ये आर्ट है, साइंस बना नहीं है अभी, फिर इसको साइंस वाले साइंटिस्ट कहेंगे सबको, फिर आर्टिस्ट नहीं कहेंगे। फिर आर्टिस्ट इसीलिए हैं क्योंकि मेहनत है, जोर है, लाइव है ना, सब कुछ मैन टू मैन बात होती है। एक बार मुझे किसी ने कहा कि फिल्म क्यों नहीं करते, थिएटर करते हो, है ना। मेरा भी यही क्वेश्चन अभी आने वाला था आपके चलो लिए। सिंक हो रहे हैं ना हम। जी। तो किसी ने कहा कि थिएटर क्यों करते हो, मैंने कहा देखो भाई, थिएटर में मैन टू मैन बात होती है ना। मतलब इसमें वुमेन भी है, मतलब हम थिएटर में बेस्ट एक्टर, आजकल हम बेस्ट एक्टर का ही अवार्ड देते हैं, है ना। मतलब लड़की को भी कहा जाता है बेस्ट एक्टर ही कहा जाता है ना। आजकल बेस्ट एक्ट्रेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, वो तो मैं इसमें लड़की की बात भी कर रहा हूँ। यहाँ पर मैन टू मैन बात की जाती है, या वुमेन टू वुमेन भी कहें या मैन टू वुमेन भी कहें, मतलब आमने सामने बैठ के बात होती है। जो कहते हैं हम सामने बैठ के कहते हैं और डंकी की चोट पर कहते हैं। इसलिए थिएटर जो है वो इतना फैसिनेटिंग है और इतना ज़्यादा प्रभावी भी है, क्योंकि फिल्म बन गई उस आर्टिस्ट तक थोड़ी पहुंचेगा, उसके लिए तालियां बज रही हैं या उसको गालियां पड़ रही हैं। यहाँ पर रिएक्शन ऐसे सामने से आता है, लोग उठ के चले जाते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं नाटक अच्छा नहीं है, उठ के चले जाएंगे बस। तो आपको जवाब अपना वैसे ही मिल जाता है कि नाटक अच्छा नहीं था आज, तो हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए, और फिल्म में मेरे से बड़ी होती है, वो बड़ी स्क्रीन है तो वो मेरे से बड़ी है, टीवी में मेरे से छोटी है, और थिएटर में सब कुछ बराबर है, इसलिए थिएटर इतना फैसिनेटिंग है। बट जैसे एक मैंने आपसे और चीज़ें सुनी है इंटरव्यू में, एक चीज़ और सुनी है कि आप डोगरी भाषा को प्रमोट डोगरी भाषा को आप थ्रू आउट इंडिया या फिर कहीं पूरे वर्ल्ड में प्रमोट करना चाहते हैं, आप एक एम लेके चले हैं, राइट। लेकिन
थिएटर जैसी विधा जहाँ पर एक लिमिटेड ऑडियंस ही बैठती है और एक कैमरा है, जब फिल्म रिलीज होती है उसकी कैसेट्स बिकते हैं, उसका जो भी आगे सोशल मीडिया पर होता है अपलोड, तो वो वाइडर ऑडियंस तक जाता है। Yes. तो आपको नहीं लगता कि अगर आपको वाकई अपनी भाषा को या चीज़ों को प्रमोट करना है तो फिर सोशल मीडिया या फिर कैमरा ही उसके लिए ज़्यादा बेहतर माध्यम है? हर एक का ना अपना मीडियम होता है जिसमें वो बात करता है जी। ना। मेरा मीडियम थिएटर है ओके। और मुझे नहीं लगता कि थिएटर से ज़्यादा प्रभावी कोई और मीडियम है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, लोगों के बीच जाके उनसे बात करने का। और फिल्म मेरा मीडियम नहीं है ना। अब एक क्रिकेटर को कहेंगे कि तू क्रिकेट को जो है घर बैठ के प्रमोट कर दे, तो वो बैठ से ही करेगा ना प्रमोट। वो मतलब कपड़े कूटने वाली जो क्या कहते हैं उसे, हम डंडा होता है कपड़े कूटने वाला, उससे क्रिकेट प्रमोट नहीं कर सकता वो, उसे उसके लिए बैट ही चाहिए। ऐसे ही मैं थिएटर करता हूँ तो मुझे स्टेज ही चाहिए थिएटर प्रमोट करने के लिए, इसीलिए थिएटर करता हूँ, इसीलिए फिल्म में नहीं गया। क्योंकि फिल्म जो है बहुत बड़ा मीडियम भी ऐसा कह सकते हैं हम, पर मेरे लिए थिएटर से बड़ा कोई मीडियम नहीं है। और इस नाटक को छोड़कर मेरे सारे नाटक ही डोगरी में किए हैं मैंने, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब डोगरी बोलता हुआ अजीब लगेगा ना। जी जी। है ना। तो इसमें ये भी है कि जैसे आपने कहा कि थिएटर ही जो है आप करना चाहते हैं या थिएटर से ही आपका लगाव है, बट अगेन वही बात आती है कि अगर एक बच्चा थिएटर में फ्यूचर देखना चाहता है, वो चाहता है वो सारी ज़िंदगी थिएटर करके अपना घर परिवार अपनी चीज़ें चलाए, और जैसा कि आपने कहा कि एमेच्योर थिएटर ने ही जिंदा कर रखा है, प्रोफेशनल तो 8-10 लाख ले रहा है, तो क्या एमेच्योर के लिए कैसे स्कोप बनेगा कि वो भी इस थिएटर में अपना करियर देख सके, वो भी ना सोचे कि उसको मुंबई जाना पड़ेगा घर परिवार के लिए, काम करना पड़ेगा कहीं और जाके, वो इसी विधा में एंजॉय करते करते वो भी अपना करियर बनाए, तो ये कैसे फिर पॉसिबल है? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो पीछे मेरे पोस्टर लगे हैं पीछे है ना, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर लिखा है उसके ऊपर, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मुझे लगता है सपोर्ट करती है। अगर कोई कुछ करना चाहे तो सपोर्ट है, वो इतनी ज़्यादा है, बस रास्ता पता होना चाहिए और उसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। अगर हम कहेंगे कोई घर बैठ के कहे कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला, ऐसी तो पॉसिबिलिटी है नहीं। कोई किसी को घर आके उसके मुंह में खाना तो डालेगा नहीं, उससे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। और आज के दिन में इतने एवेन्यूज क्रिएट कर रही है सरकार भी, और अगर एक आर्टिस्ट चाहे तो खुद के लिए एवेन्यू क्रिएट कर सकता है। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो थिएटर से ही खाना खा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। उन्होंने फिल्म को एज ए हॉबी ज्वाइन किया है, बाद में फिल्में छोड़ भी दी उन्होंने, बाद में फिल्में की भी नहीं, बाद में एक दो कभी की होंगी। और कई सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, पृथ्वीराज कपूर का ही हम एग्जांपल ले लें हम, उन्होंने फिल्में सिर्फ बस किसी के ज़बरदस्ती कहने पर 2-4 फिल्में की होंगी उन्होंने, या की होंगी तो अपनी मर्जी से की होंगी उन्होंने। कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मुझे फिल्म से पैसा कमाना है। उनकी फिल्म पूरी की पूरी थिएटर कंपनी ही थिएटर से चली है, और पृथ्वी थिएटर उनके नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज कपूर के नाम से। ऐसे मॉडर्न थिएटर में भी हमारे इंडिया में बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो सिर्फ थिएटर से ही पैसा कमा रहे हैं, अपना घर बहुत अच्छा चला रहे हैं। बहुत सारे हैं ऐसे, एक नाम हो तो मैं गिनाऊं, नीलम मान सिंह चौधरी हैं, है ना, जम्मू से बलवंत ठाकुर हैं, दिल्ली से कई सारे हैं जो थिएटर ही करते हैं खाली, बस कोई नौकरी नहीं करते वो, है ना। तो अगर इंसान चाहे तो एवेन्यूज़ हैं, और अगर ना चाहे तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता घर बैठ के। जी। जैसा कि आपने रिहर्सल्स को लेकर बात कही थी कि 10 मिनट लेट भी आप अलाउ कर देते हैं बच्चों को, भले वो 10 मिनट बाद में ज़्यादा दे दें, तो ये चीज़ मैंने कल भी देखी जब मैं आपको अपना ही खुद सेट बनाते हुए देख रहा था, तो एक एंथुजियाज्म और अपने स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन, वो हंसी मजाक, वो चीज़ें, तो ये स्टूडेंट्स के साथ जो रिलेशन है ये कितना मैटर करता है परफॉर्मेंस में? क्योंकि जनरली जो अभी तक मैंने देखे हैं, जब कोई प्रोडक्शन हो रही होती है तो थिएटर डायरेक्टर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल पर भी जाता है, तो आपके चेहरे पर वो फ्रस्ट्रेशन लेवल मुझे दिखता नहीं है ऑनेस्टली। देखिए, जब हमने 10 मिनट लेट वाली बात की, वो सिर्फ बस कभी मतलब फोर्टनाइट भी नहीं कहेंगे, अगर साल में एक बार कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो है। वैसे मैं सीरियसली बहुत रिजिड हूँ मैं अपने काम को लेकर। रिहर्सल्स में मेरा बहुत मशहूर, मैं इस बात को लेकर बहुत बदतमीज हूँ मैं। लेकिन जब दोस्ती की बात होती है तो मेरे आर्टिस्ट मेरी फैमिली है ना। ये मैं मतलब हमारे घर में हमारी रिहर्सल जो है वो हमारे घर के सेकंड फ्लोर पे होती है, तो वहीं हमारा स्टूडियो है। तो और मेरे आर्टिस्ट वहाँ पर मेरे घर की तरह रहते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी ठहर सकते हैं, कभी भी हमारे घर की रसोई में जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, कभी किसी को रोका नहीं जाता कभी किसी बात के लिए, और फैमिली की तरह ही रहते हैं जी। मतलब जैसे मेरा भाई है, जैसे मेरी बहन है, वैसे ही मेरी ये फैमिली है, थिएटर फैमिली जो है। ये सारे भाई बहन या कुछ भी कह लें, है ना। आजकल नए शब्द भी आ गए ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, है ना। तो सब कुछ यही है बस, मतलब माँ बाप भाई दोस्त गर्लफ्रेंड सब यही है ना, यही फैमिली है। और इसके साथ दोस्तों की तरह भी रहता हूँ, दुश्मनों की तरह भी रहता हूँ, लेकिन कोशिश एक ही होती है कि नाटक अच्छा होना चाहिए, उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। और मुझे लगता है कि जो डायरेक्टर होता है वो शिप का, मतलब जिसे हम कहते हैं ना कप्तान, है ना, शिप का कप्तान, कैप्टन होता है शिप का वो।
और अगर शिप डूबेगी तो सबसे एंड में वही उतरेगा, मरेगा वो, वापिस नहीं आएगा उससे वो, है ना, सबको उतारेगा और फिर वहां शिप के साथ मरेगा वो। और ऐसी ही हालत थिएटर डायरेक्टर की है, गलत हुआ तो डायरेक्टर का, और अगर अच्छा हुआ एक्टर तो सब एक्टर का। और मुझे लगता है ये बहुत सही है जी, क्योंकि अगर तालियां चाहिए तो गालियां भी सुननी पड़ेंगी, है ना। और अगर मैंने फैसला लिया है कि मेरी ये टीम होनी चाहिए तो सारी जिम्मेवारी मेरी है, वो चाहे कैसी भी हो। वो गलत करेंगे तो मेरी जिम्मेवारी, मैं ठीक से करवा नहीं पाया उनको। जी। सर जैसे आपके फादर इस लाइन में रहे, तो एक तो आपको सपोर्ट मिला ही होगा, जाहिर सी बात है, लाइन में आने के लिए। जनरली जो भी आर्टिस्ट जिसका बैकग्राउंड नहीं होता है थिएटर का या आर्ट का, उसके लिए स्ट्रगल होती है अपने पेरेंट्स को मनाना इस फील्ड में जाने के लिए, करने के लिए, वो उसकी बेसिक स्ट्रगल होती है। तो आप उसी परिवार से हैं, आपने कहा था आप बचपन से ही थिएटर कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या स्ट्रगल थी इस लाइन को या लाइफ को लेके? मतलब आपकी स्ट्रगल कितनी डिफरेंट थी? मेरे लिए स्ट्रगल बहुत अलग है। अच्छा, हमें प्रूव करना पड़ता है कि हम सही हैं। ओके। क्योंकि फादर जब कुछ करते हैं, मतलब अमिताभ बच्चन के बेटे को प्रूव करना है वो अच्छा एक्टर है, ऐसे क्या पता अच्छा एक्टर है नहीं है, वो बात अलग है। पर अगर आप किसी ऐसी फैमिली से आ रहे हो जिसने कोई बेंचमार्क सेट किया है तो उसके लिए और मुश्किल हो जाता है। और उसने अच्छा नहीं किया, इसने तो बाप का नाम खराब कर दिया, इसने तो माँ का नाम डुबो दिया इसने। मतलब गोविंदा की मदर थी शायद डांसर, है ना। तो अगर गोविंदा अच्छे डांसर नहीं होते तो उनको कहते हैं कि इतनी अच्छी माँ का बेटा डांस देखो, इसको डांस करना भी नहीं आता इसको, तो है ना। अगर अभिषेक बच्चन अपने आप को फिल्मों में प्रूव नहीं करते, गुरु जैसी फिल्मों में या युवा ऐसी फिल्मों में, तो कहते हैं अमिताभ बच्चन का बेटा बकवास है ना। तो उनके लिए मतलब अभिषेक बच्चन, मुझे भी अभिषेक, कई बार लोग अभिषेक बच्चन कह देते हैं, अभिषेक हाँ जी बच्चन मैं जी, थैंक यू सो मच। तो मतलब हम जैसे लोगों के लिए और मुश्किल होता है। हाँ ये आसानी होती है कि फैमिली को मनाना नहीं पड़ेगा आपको, डिसीजन लेने के लिए फैमिली को बोलना नहीं पड़ेगा, फैमिली खुद पुश करेगी। लेकिन जो पब्लिक की आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो 10-20-100 गुना ज़्यादा होती हैं कि ये तो मतलब आर्टिस्ट का बेटा ये तो अच्छा होगा ही, उसे क्या पता उसमें इंटरेस्ट ही ना हो यार जी, है ना। तो आपको आर्टिस्ट बनना ही बनना। हाँ मुझे इंटरेस्ट था, वो बात अलग है, लेकिन हमारे लिए चैलेंज अलग तरह का होता है। मतलब मैं नहीं कहूँगा कि जिसने घर वालों को मनाना है उससे ज़्यादा होता है या कम होता है, वो अलग तरह का चैलेंज है। ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं जिन्हें हमें अपनी ही मेहनत से इस पे मतलब बजरी लुक डाल के इसे समतल करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों रास्ते ही डिफिकल्ट हैं अपने आप में, दोनों अलग रास्ते हैं और दोनों मुश्किल हैं। यहाँ पे उसको घर वालों को मनाना पड़ेगा और हमें प्रूव करना पड़ेगा हम सही हैं जी। तो इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे आपके फादर ने इतने सारे जो हैं नाटक लिखे हैं और उन्होंने खुद भी काफ़ी थिएटर करा है, तो आप जो है उन्हीं के लिखी चीज़ों को या उन्हीं के मतलब किसी वर्क को आगे ले जाना चाहते हैं, या खुद का कुछ आप जो है आगे कुछ सेट करना चाहते हैं? देखिए एज ए राइटर अगर बात करूँ तो मेरा इस फील्ड में एज ए राइटर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं लिख सकता हूँ। अब अपनी कमजोरी पता होती है ना, हम लिख नहीं सकते हम जी। इससे पहले मैंने अपने फादर के लिखे हुए नाटक ही किए हैं ज़्यादातर। मतलब मैंने 2010 के बाद कई सारे नाटक डायरेक्ट किए हैं, है ना। गिनती तो ऐसे कोई रखी नहीं, कोई ऐसी कोई किताब लगा के। लेकिन उसमें से अब अभी रिसेंटली एक नाटक मैंने पहले किया था मैकबेथ, जो हमारे ही ग्रुप के आर्टिस्ट मेरा स्टूडेंट है उससे लिखवाया गया था। और अभी ये जो नाटक है ये हमारे जम्मू के बड़े ही युवा राइटर हैं वर्मा जी, रोहित वर्मा, ये उन्होंने लिखा है। तो बस इन 2 नाटकों को छोड़कर मैंने ज़्यादातर नाटक जो है मेरे फादर के लिखे हुए किए हैं। और वो इसलिए है, नए युवा राइटर्स हैं, उनके साथ करने में एक अलग तरह का मज़ा है जी। और मुझे लगता है कि जब मैंने थिएटर करना शुरू किया था तो बहुत सारे लोग जो थे वो मतलब सपोर्ट नहीं करते थे, और जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था मुझे लगता है सोसाइटी का उतना सपोर्ट नहीं था। मैंने सपोर्ट लिया उल्टा कह के, मतलब खींच के, क्योंकि उस समय थिएटर जम्मू में इतना अच्छे लेवल पे था भी नहीं। अब तो अच्छे एवेन्यूज़ हैं और अच्छा काम हो रहा है हमारे जम्मू, बहुत अच्छा भी काम हो रहा है। लेकिन मतलब युवाओं के साथ काम करने में ये फ़ायदा है कि वो करंट सिनेरियो क्या चल रहा है उसे समझते हैं, उसे मुझे बताना नहीं पड़ेगा व्हाट्सएप पे या मतलब इंस्टाग्राम पे कौन सी चीज़ वायरल है इस समय जी, है ना। वो वायरल चीज़ को लेकर आएगा या जो देखना चाहते हैं उनको लेकर आएगा। और जो कोई मतलब बहुत सीनियर राइटर है या कोई, उसको या तो हमें समझाना पड़ेगा, तो समझता होगा तो मतलब क्या ही कमाल की बात है। पर कई बार हमें समझाना पड़ता है कि मैं ये चाहता हूँ, मुझे इस तरह की ऑडियंस को कैटर करना। जैसे आज की जो ऑडियंस थी उसमें ज़्यादातर कॉलेज के बच्चे थे जी, 20-21 साल 22 साल इसी एज के बच्चे थे। और हम डिस्कस कर रहे थे कि पहले कि आज का जो शो है ये हमारे लिए वन ऑफ द टफेस्ट शो होगा, क्योंकि गालिब जो है वो बहुत मतलब पढ़े लिखे रिसर्चर्स को भी समझ नहीं आता है। और इस तरह के बच्चों के सामने जिन्होंने मुश्किल से गालिब का नाम भी सुना होगा, 200 साल पहले एक राइटर हुआ, उसको सुना भी होगा, उसका शेर सुना होगा, कभी शेर तो जरूर सुना होगा। वैसे तो चलते फिरते गालिब ने जिंदगी में सब कुछ गाया है या सब कुछ लिखा है
है ना। तो ऐसी ऑडियंस सामने करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए आज की, यार आज का शो कभी भी खराब हो सकता है, कुछ भी स्टेज पर हो जाएगा, और अच्छा नहीं हुआ तो नीचे से ऑडियंस हूट करेगी। स्टूडेंट है ना, वो तो अच्छे भले सामने खड़े नेता को हूट कर देते हैं वो तो, है ना। तो आज का शो मुझे लगता है कि आज के शो ठीक हो गया तो आगे ठीक हो जाएगा सब कुछ। जी, अच्छा ही होगा। एक चीज़ मैंने नोटिस करी आपके ग्रुप को लेके कि बहुत मतलब लेमैन लैंग्वेज में का सीधे लगते हैं बहुत, मतलब होता है ना कि कोई महानगर से एक बच्चा होता है ना, बड़ा महत्वाकांक्षी होता है। हाँ। बड़ा ही एंथुजियास्टिक होता है चीज़ों को लेके, बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित रहता है चीज़ों को लेके। लेकिन जब मैं आपके ग्रुप से मिला तो लाइक उनको ये भी होश नहीं होता कि वो हारमोनियम बजा रहे तो उनकी चाय ठंडी हो रही है, मतलब उतना लीन हो जाते हैं चीज़ों को लेके। और तो मतलब ये चीज़ अपब्रिंगिंग में है जम्मू के, या फिर ये आपका प्रभाव है इन पर, ऐसा क्या ऐसे बन गए हैं, क्या है मतलब इसके पीछे क्या रीजन है? थोड़ा ठीक होकर बैठना पड़ेगा ना। नहीं देखो, ऐसा है कि थोड़ा सा मतलब ग्रूमिंग तो है ही थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं ग्रूमिंग नहीं है, मतलब उनके पेरेंट्स के भी पीछे बहुत सारा काम है, उनके पेरेंट्स का उनके पीछे उस एजुकेशन का भी हाथ है जो एजुकेशन वो ले रहे हैं, है ना। और थोड़ी सी हमारी कोशिश भी है कि बच्चों को उस तरह से ग्रूम किया जाए कि वो बाहर जाकर मतलब ये ना दिखने दें कि हम थिएटर वाले हैं, वो ये दिखाएं कि यार थिएटर वाले हैं जी, है ना। एक ही लाइन है ना, लेकिन उसे किस तरह से उनके ऊपर वापस आए ये हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि यार थिएटर वाले हैं यार, है ना, कोई ये ना कहे थिएटर वाले हैं जी, है ना। तो वो थोड़ी सी ग्रूमिंग भी है, बाकी उनके पेरेंट्स का पीछे और उनकी एजुकेशन का, उनके दोस्तों का, उनके लाइफस्टाइल का, इस सब का हाथ तो हमारे पीछे हमेशा होता है। और मैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि भाई साहब ये हमेशा याद रखना, हम अपने साथ अपने नाम से ज़्यादा अपने पेरेंट्स का नाम, अपनी सोसाइटी का नाम, अपने शहर का नाम, अपने दोस्तों का नाम, सबका नाम साथ लेकर चलते हैं। और जिस दिन हमने कुछ भी गलत किया, सबसे पहले जो हमारे पीछे जो शक्ति बनी होती है ना ऐसे करके, एक बाप का, एक माँ का, एक दोस्त का, उन सबका नाम सबसे पहले खराब होगा। इसके दोस्त कैसे होंगे, इसके बाप माँ बाप कैसे होंगे, है ना। तो इसलिए कोशिश ऐसी करें कि उनका नाम कोई ना ले पर सभी ये कहें कि तुम बहुत अच्छे हो, तो इससे में उनकी तारीफ है, तुम्हारी कम है। तो ये अपब्रिंगिंग भी है और ग्रूमिंग भी है, दोनों चीज़ें हैं। अभी आप क्या मतलब आगे फ्यूचर देखते हैं थिएटर को लेके, या फिर करंट में जो भी सिनेरियो चल रहा है या जितना भी आपने एक्सप्लोर करा है, तो क्या आपको लगता है थिएटर का क्या स्कोप है, और क्या मतलब सही डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, या फिर अभी आपको लगता है कि नहीं, जैसे सपोज आप अगर अपने लेवल पे सही काम कर रहे हैं तो क्या बाकी जगह भी वैसा हो रहा है, या फिर कितना मतलब इंडिया में थिएटर का अभी क्या आगे स्कोप है? देखिए थिएटर तो इंडिया में बहुत हो रहा है जी, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब हमारे हरियाणा की बात करें या जम्मू की बात करें, एक एक शहर में 10-10 ग्रुप्स होंगे। ओके, मतलब हमारे जम्मू शहर में खाली बात करें तो कम से कम 25 से 30 ग्रुप्स हैं जो इस समय थिएटर कर रहे हैं। इतने छोटे से शहर में, जम्मू कोई इतना बहुत बड़ा शहर नहीं है और कोई वेल कनेक्टेड भी नहीं है, मतलब एक बहुत ही दूर और मतलब महानगर से बहुत दूर पड़ता है ना। जैसे अभी हम जहाँ यहाँ पानीपत में हैं तो ये दिल्ली से बिल्कुल साथ है ना। ऐसे जम्मू बहुत दूर पड़ता है, वहाँ भी इतने सारे ग्रुप्स हैं, काम बहुत सारा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। लेकिन जो दिशा है ना और दशा है जो, वो दोनों ही मुझे लगता है कि उसमें सुधार होना चाहिए। क्योंकि एक अगर छोटी सी किसी ने रेहड़ी भी लगानी हो या किसी छोटी सी कंपनी में काम भी करना हो ना, किसी में क्लरिकल में, प्राइवेट में, तो उसे एमबीए करनी पड़ती है उसको जी, है ना। पहले पढ़ के आओ, टूरिज्म में कोई नौकरी करनी, टूरिज्म की एमए करके आओ, है ना, कुछ पढ़ना पड़ता है। और हमारे थिएटर में कोई भी आ जाता है थिएटर करना है, ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि एक होती है ट्रेनिंग और एक होती है ग्रूमिंग। अगर ट्रेनिंग ना हो तो ग्रूमिंग जरूर हो, है ना। अगर कोई ट्रेनिंग लेकर नहीं आया है तो पहले वो 5-6 साल ग्रूम हो, पहले चीज़ों को पढ़े, उन्हें समझे, उन्हें सीखे। क्योंकि थिएटर करने के लिए आपको सीखना जरूरी है ना। ऐसे कैसे आप थिएटर कर लोगे आप, फिर ऐसे करोगे तो नौसिखे ही बनोगे फिर, है ना। और दशा और दिशा दोनों तभी सुधरेंगे जब एक आर्टिस्ट पढ़ेगा जी। क्योंकि पढ़ाई ही हमें, वो कहते हैं ना कि एक पेड़ जो है वो तभी झुकता है जब फल लगता है, और फल तभी लगता है, मतलब हमारे इंसान के फल तभी फलदार होगा या वृक्ष तभी फलदार बनेंगे हम जब कुछ पढ़ेंगे, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि जो जितना आर्टिस्ट जितना पढ़ता है उतना ही अच्छा आर्टिस्ट वो होता है। जो पढ़ता नहीं है वो अच्छा आर्टिस्ट भी नहीं होता, गहराई नहीं आती उसकी बातों में, है ना। वो एक फिल्म में उसने कहा था कि इश्क करना पड़ता है आर्टिस्ट बनने के लिए, है ना, पता नहीं कोई फिल्म थी एक, है ना। तो मुझे लगता है कि पढ़ना पड़ता है आर्टिस्ट बनने के लिए। इश्क तो चलो ज़रूरी है, ठीक है, करना चाहिए हर एक को, किताबों से, माँ बाप से, गर्लफ्रेंड से, किसी से भी, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जितना हम पढ़ते हैं उतना ज़्यादा हम झुकते जाते हैं।
तो पढ़ाई में मतलब फॉर्मल एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन भी, और फॉर्मल एजुकेशन में तो ये कहूँगा कि हमारे इंडिया में स्कूल से लेकर नर्सरी से लेकर थिएटर सब्जेक्ट होना चाहिए। मैंने एमए में जाके मास्टर्स में जाके मैंने थिएटर पढ़ा, और मुझे आज लगता है कि अगर मेरे बचपन से मुझे थिएटर पढ़ाया गया होता तो मैं चीज़ों को जितना अभी समझता हूँ। मेरा एक दोस्त है सुमित श्रीवास्तव, इस समय बीएनए में प्रोफेसर है, तो हम दोनों एक साथ रूममेट भी थे, तो और यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। तो मैं उससे आज भी बात करता हूँ तो आज भी कहता हूँ, यार सुमित, हम ना 2 साल में चीज़ें बहुत कम पढ़ पाए। ऐसा लगता है कि अगर 4-5 साल मिले होते तो हम चीज़ों को और पढ़ लेते और गहराई से समझ लेते और टीचरों का दिमाग खा लेते, उनका दिमाग चाट लेते थोड़ा सा, और पढ़ते तो और अच्छा होता। क्योंकि जैसे ही मास्टर्स की उसके बाद जो पढ़ाई का जो सिस्टम था ना, जो 2 साल हमने पढ़ा, वो बहुत मतलब दायरा से मट गया पढ़ाई का। अब उतना ही पढ़ पाते हैं जितना थिएटर की रिहर्सल से या बाकी कामों से टाइम बचता है। पहले सिर्फ पढ़ते थे, थिएटर करते बहुत कम थे, क्योंकि पढ़ाई थी और वही करते थे, वही पढ़ते थे, वो उसी की ट्रेनिंग थी और उसी को प्रैक्टिकल करना है। वो पढ़ाई का जो समय है ना, वो बहुत कम मिला मुझे ज़िंदगी में पढ़ने के लिए, वो 2 साल बहुत कम थे, है ना। और मुझे लगता है कि ये बचपन से होना चाहिए, या कम से कम कॉलेज में तो ये सब्जेक्ट होना ही चाहिए, ताकि जो स्पेशलाइजेशन करने के लिए यूनिवर्सिटी में आए, क्योंकि एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बहुत कम है, या 2-4 डिपार्टमेंट्स पूरे इंडिया में होना, 2-4, 5, 6, 10 डिपार्टमेंट्स होना बहुत कम है ये। क्योंकि हमारे जेएंडके में देखिए एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है थिएटर का सरकारी तौर पर। हरियाणा में शायद किसी प्राइवेट कॉलेज में हो, है ना, तो मैं कह नहीं सकता, प्राइवेट कॉलेज में होगा वैसे, पर गवर्नमेंट लेवल पर हरियाणा के ज़्यादातर बच्चे एनएसडी में, इंडियन थिएटर में, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में पढ़ते हैं। मेरे कई सारे दोस्त थे, है ना, ये हरियाणा से हैं। जो इस तरह से हमारे इंडिया में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे थिएटर इंस्टीट्यूट ही नहीं है ग्रेजुएशन लेवल पे, है ना। मास्टर्स में तो है, ग्रेजुएशन में तो है ही नहीं। तो ये इंस्टीट्यूट ज़रूर होने चाहिए जी, ताकि बच्चों को एक तो घर से दूर न जाना पड़े पढ़ने के लिए जी। दूसरा, अगर जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे भी। और कहते हैं कि थिएटर में कहो कि नाटक बोलता है, सबकी पोल खोलता है ना। और अगर सिस्टम की पोल खोलनी और सिस्टम को ठीक करना है जी, तो थिएटर पढ़ना बहुत ज़रूरी है जी। लेकिन जैसे आपने कहा इंस्टीट्यूट होने भी चाहिए और ज़रूरी भी हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आज का स्टूडेंट इस अप्रोच से पढ़ता है किसी इंस्टीट्यूट में कि मुंबई जाने के लिए एक रास्ता है, जो मुझे जो है इस रास्ते के थ्रू जाना है, तो मेरा मुंबई का सफ़र पक्का हो जाएगा, तो फिर ये अप्रोच फिर क्या गलत नहीं हो जाएगी? क्या पता, मतलब मुंबई जाने के लिए आए तो बाद में कहे मैं थिएटर ही करूंगा, मैं फिल्म करूंगा ही नहीं। ओके, मैं भी तो ऐसा ही हूँ। अच्छा, आपका भी पहले हाँ, मुझे था कि फैसिनेटिंग है ना, इतनी बड़ी स्क्रीन है ना, लोग देखते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं काम करने के, तो मेरा भी फैसिनेशन था उसकी तरफ कि यहाँ से ख़त्म करने के बाद मेरी जो ट्रेनिंग थी वो जो 1.5 साल था वो थिएटर था और 6 महीने फिल्म था। और फिल्म बहुत फैसिनेटिंग होती है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। टेक्निकली इतना सारा क्रू इन्वॉल्व होता है, इतना पैसा इन्वॉल्व होता है, फैसिनेशन तो होती है। तो जब मैंने वो सब किया तो मेरा भी फैसिनेशन था इसको कि एक बार फिल्म में ज़रूर जाऊँगा, ट्राई ज़रूर करूँगा। लेकिन जब थिएटर किया, चीज़ों को समझा, तो कहा नहीं यार थिएटर ज़्यादा अच्छा है। क्या पता मेरे जैसे भी हों कोई, वो कहे नहीं यार थिएटर करेंगे, तो लेट्स गिव इट ए ट्राई। एक बार मुझे लगता है कि थिएटर इंस्टीट्यूट होने ज़रूर चाहिए, है ना। थिएटर इंस्टीट्यूट होंगे अगर, तो अगर फिल्म में भी चला जाएगा तो भी तो पढ़ा लिखा होगा ना, तब भी उसने थिएटर किया होगा, अपने बच्चों को सपोर्ट तो करेगा ना थिएटर करने के लिए। वो ये तो नहीं कहेगा ना बेटा तू पढ़ी मत थिएटर, जो आप बात कर रहे थे, जो कि पेरेंट्स को मनाना पड़ता है, ग्रेजुएशन से होगा। जैसे हमें इंग्लिश ज़बरदस्ती पढ़ाई जाती है, साइंस ज़बरदस्ती पढ़ाई जाती है। मैं नहीं पढ़ना चाहता तो मुझे इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, मुझे, मैं हिंदी पढ़ना चाहता हूँ, मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ, नहीं पढ़ाई जाएगी मुझे, है ना। वो ऑप्शनल, संस्कृत हमारे यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इंग्लिश हमारे यहाँ मेन सब्जेक्ट है, तो कोई बात नहीं, हम उसमें राज़ी हो जाते हैं, हम ठीक है। पर थिएटर को भी रख दो, ऑप्शनल भी रख दो, चलो, है ना। वैसे तो मेन सब्जेक्ट में, मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट में होना चाहिए। हमारे थिएटर में कौन नालायक होता है? सभी इंटेलिजेंट होते हैं। थिएटर में कोई भी नालायक नहीं होता। क्या कमाल का, मतलब आप देखो कितने कमाल की स्ट्रीम है जिसमें कोई भी नालायक होता ही नहीं। थिएटर करने वाला हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है। जिसको क्लास में एक शब्द याद नहीं होगा मैथ का या इंग्लिश का, वो स्क्रिप्ट में हज़ारों पेज याद कर लेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन में। जो मतलब 100 पेज याद कर लेता है 20 दिन में, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट अपनी और अपने को एक्टर की भी, क्यू वर्ड के साथ, म्यूजिक के साथ, वो क्या नहीं कर सकता वो, है ना। फिर कैसे कह सकते हैं बच्चा नालायक है, है ना। आप एक बार ट्राई तो दो ना हमें, खाली बस हमारे फील्ड में लेकर आओ हमें, फिर देखो क्या कमाल करते हैं। सर, आप अपने स्टूडेंट्स को क्या सलाह देते हैं? मतलब क्या आप उनको अपने इंस्टीट्यूट में, अपने जो भी आप ट्रेनिंग देते हैं, तो क्या आप उनको उस तरह से तैयार करते हैं कि आपको किसी इंस्टीट्यूट में ना जाना पड़े, या फिर आप ये भी प्रेफर करते हैं कि भाई यहाँ भी कर लो? और नहीं, मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूँ कि बच्चा पढ़े। ओके, मतलब स्ट्रीम उसे चुनना है। वो थिएटर करना चाहता है, वो फिल्म करना चाहता है, वो म्यूज़िक करना चाहता है, वो साइंस पढ़ना चाहता है, कुछ भी पढ़े, लेकिन पढ़े ज़रूर। ओके,
क्योंकि जो पढ़ेगा वही समाज बदलेगा, जी जो पढ़ेगा नहीं वो समाज खत्म हो जाएगा। तभी तो जानेगा ना सही क्या है गलत क्या है। जी और हर बच्चे को एक बार ज़िंदगी में यूनिवर्सिटी ज़रूर जाना चाहिए। जो कॉलेज के बाद ड्रॉप हो जाते हैं, मुझे लगता है वो आधी ज़िंदगी जीते ही नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाने के बाद पता चलता है कि 60 साल का प्रोफेसर जो है वो भी हमारे जितना ही है दिमाग से, वो हमारा दोस्त है। कॉलेज स्कूल में तो लगता है ये टीचर है, उसे देखकर जय हिंद सर, नमस्ते सर, है ना। वहाँ जाके होता है मतलब नमस्ते तो करते हैं हम, लेकिन मन से निकलता है एक बार इसे हाय भी कहूँ, और वो भी आगे से हेलो ही कहेगा, वो भी आगे से, है ना। इसलिए यूनिवर्सिटी जरूर जाना चाहिए कि वहाँ बड़े छोटे का भेद खत्म हो जाता है। भेद उस तरह से नहीं कि इज्जत खत्म हो जाती है, पर वो भेद इंटेलेक्ट का भेद खत्म हो जाता है। हम उससे उसके लेवल पे आके, और टीचर भी हमारे लेवल पे आके हमें पढ़ाता है। इसलिए पढ़ना जरूर चाहिए, क्योंकि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो उसके पीछे मेरी पढ़ाई है, थिएटर नहीं बाकी भी, है ना। थिएटर तो है ही, लेकिन उसके पीछे मेरी पढ़ाई है, मैं यहाँ तक पहुँच पाया। अगर मैं पढ़ता नहीं तो शायद मैं यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाता, क्योंकि जो समाज पढ़ता है वही समाज बदलता है। सर, जैसा मैंने आपके बारे में पढ़ा या जाना है, तो आई थिंक आपको 35 से ज़्यादा साल थिएटर करते हुए हो गए, राइट? मेरी उम्र 36 साल है, 37 साल। तो मेरे फादर थिएटर करते थे मेरे जन्म से पहले ही। ओके। तो जन्म थिएटर में ही हुआ है। ओके। तो मतलब मुझे ये सच बताऊं तो मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं पहली बार स्टेज पे कब गया हूँगा मैं। मतलब कई लोग कहते हैं ना कि मैं उस एज में पहली बार मैंने स्टेज देखा तो मैं ऐसे हो गया, मैं ये हो गया। मैं ये किसी को बता ही नहीं पाता, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। मैं किसी को ये नहीं बता पाता कि मैंने पहली बार जब स्टेज देखा तो मुझे क्या फील हुआ, पता नहीं कब देखा था। तो ये नंबर शायद करेक्ट करना, मुझे 25 साल या कितना। हाँ, मतलब थिएटर बचपन से ही कर रहा हूँ, पर जो समझ आया 10-12 साल के बाद फिर समझ आना शुरू हुआ, अच्छा ये थिएटर होता है, ऐसा होता है। पर जन्म थिएटर मतलब पता नहीं कहाँ से माँ के पेट से ही थिएटर करने ही आया था, पता नहीं शायद, है ना, क्योंकि पापा थिएटर करते थे, थिएटर ही कर रहे हैं बस। ओके। तो आज जब आप खुद को देखते हैं जहाँ आप हैं, और जो आपने कभी शायद थिएटर शुरू करने से पहले एक्सपेक्ट किया होगा, तो क्या लगता है कि क्या आप उन एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाए, या फिर सेटिस्फाइड हैं, या फिर अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो लगता है आपको नहीं और अचीव करनी रह गई? मरते दम तक आर्टिस्ट कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। वो आर्टिस्ट क्या जो सेटिस्फाई हो जाए, जी, है ना, क्योंकि वो हमेशा कुछ करने की जद्दोजहद तो अंदर रहेगी ना। वो कीड़ा तो अंदर रहेगा, ऐसे मतलब तंग करता रहेगा आपको, जो कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं, है ना। ये लाइफ में रह गया है, वो अभी छूना है, वहाँ जाना है। तो वो जब तक जद्दोजहद रहेगी तभी तक हम आर्टिस्ट हैं। जिस दिन वो खत्म हो गई वो चीज़, उस दिन तो आर्टिस्ट ही खत्म हो गया उस दिन तो। और ये तो मुझे लगता नहीं ये मरते दम तक जाएगी किसी आर्टिस्ट में, मेरे में क्या किसी भी आर्टिस्ट में जाएगी कि मैं पूरा हो गया पूरा। तो और मतलब थिएटर ऐसी चीज़ है जिसमें हमें रोज़ प्रूव करना पड़ता है कि हम जिंदा हैं। फिल्म एक बार बन जाती है, पर थिएटर में नाटक का शो चाहे रिपीट भी हो, चाहे 100वां शो भी हो, वो पहला ही होता है रोज़। हमें रोज़ प्रूव करना पड़ता है। आज का शो हो गया ख़त्म, बस अब परसों दोबारा कोई नया शो करेंगे, दोबारा कल परसों तो फिर से दोबारा नया शो होगा, और पहला शो होगा दोबारा से उसका, क्योंकि नई ऑडियंस होगी, नए लोग होंगे, नए ऑर्गेनाइजर होंगे। और हर बार ऐसा ही होगा, नाटक अच्छा होगा बुरा होगा आपको पता नहीं होगा, हमेशा पहला शो ही होगा उसका, है ना। और ये पूरा कभी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ये लाइफ लॉन्ग ये जर्नी ख़त्म हो पाएगी कभी। ये तो पाने की जर्नी चलती रहेगी ये तो। सर, रास कला मंच से आपका क्या रिलेशन रहा है? रवि सर जो उसके निर्देशक हैं, इस चलो थिएटर के करता धरता हैं, उनसे आपका क्या रिलेशन रहा है, कैसा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। मैं अपने स्टूडेंट्स से अभी भी डिस्कस कर रहा था कि मतलब बाकी फेस्टिवल्स में ना हम मतलब गेस्ट होते हैं, है ना, कोई हमें बुलाता है तो हम एज ए डायरेक्टर जाते हैं, एज ए परफॉर्मर जाते हैं, पर ये मेरी फैमिली है। मतलब यहाँ आके मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई परफॉर्मर बन के आया हूँ, कि मैं गेस्ट बन के आया हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है अपने घर पे आया हूँ बस। मतलब यहाँ पर तो ऐसा है कि मुझे रवि सर कहें कि अभिषेक जी बैठ जाओ तो बैठ गया अभिषेक, खड़े हो जाओ तो खड़े हो गया अभिषेक, क्योंकि उनसे भी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ और वो भी ऐसे ही है मेरे साथ। और मतलब यहाँ के आर्टिस्टों के साथ, यहाँ के मतलब ऑर्गेनाइजर्स के साथ, रवि भाई के साथ, पवन जी के साथ बहुत बहुत पुराना रिश्ता है मेरा, और बहुत क्लोज रिश्ता है। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि रवि मोहन ना मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मेरा छोटा भाई है मेरा, तो रवि मोहन मेरा बड़ा भाई है। मतलब पूरे भारत में अगर मैं किसी को ना बड़ा भाई कहूँगा तो रवि मोहन है वो। और इससे ज़्यादा तो मेरा क्या रिश्ता होगा, इससे ज़्यादा मैं क्या एक्सप्लेन कर पाऊँगा अपने रिश्ते को मैं। और यहाँ से मतलब मैं कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मुझे यहाँ से ये चाहिए वो चाहिए ऐसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे यहाँ से। बस वो जो प्यार है ना, जो रवि भाई का और इनकी टीम का, वो प्यार हमेशा ही ले आता है। मुझे कहते हैं ना अभिषेक जी आ जाओ, मैं जी आ जाऊँगा जी, ठीक है बस। जी सर, पाइट कॉलेज जो है इसमें ये फेस्टिवल हो रहा है, तो MBA BTech कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, और इनके लिए ये आयोजन पाइट करा रहा है। तो हालांकि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स होंगे 99% मुझे ऐसा लगता है कि कोई थिएटर करना चाहता नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई BTech MBA जैसे कॉलेज में आ गया है
और उसके बाद शायद ही वो अपना पाथ जो है बदले, करना तो उसको कुछ ऐसा ही है एजुकेशन में। लेकिन फिर भी पायट इंस्टीट्यूट एक इतना बड़ा इनिशिएटिव रास कला मंच के साथ मिलकर लेता है और पिछले कुछ सालों से चलो थिएटर को जो है बच्चों के लिए ही करवा रहा है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये देखिए, सबसे पहले तो मैं पाइट कॉलेज की बात करूँगा मैं। मतलब हम अपनी टीम के साथ स्टेट ऑफ द इंडिया गए हैं, शायद कोई जगह रहेगी वो साउथ में कहीं कोई तो जहाँ नहीं गए हों शो करने के लिए, लेकिन इस तरह का कॉलेज और इस तरह की मैनेजमेंट बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम। इतनी मतलब एक कॉलेज आपको किस हद तक आपको सपोर्ट कर सकता है कि आप उनका ऑडिटोरियम यूज़ कर रहे हैं, सुबह रात आपको चाबी दे रखी है उन्होंने, है ना, आपको अपने कमरे खोल कर दिए हैं, मतलब हर चीज़ आपको अवेलेबल की है, ऑन योर मार्क एंड गेट सेट गो, है ना। इससे ज़्यादा सपोर्ट और क्या दे कॉलेज, एक प्राइवेट कॉलेज जहाँ पर थिएटर सब्जेक्ट भी नहीं है और जिन्होंने थिएटर परस्यू भी नहीं करना उन बच्चों ने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज जो है, आज का युग जो है, इसमें थिएटर हर किसी को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि थिएटर जो है वो आप कल को इंजीनियर बनेंगे अगर, तो कुछ ना कुछ तो इन्वेंट करेंगे, किसी ना किसी कंपनी में जाके बैठेंगे, वहाँ जाके बात तो करेंगे। तो वो जो बात करने का जो सलीका है, वो जो बात करने का कॉन्फिडेंस है, वो आपको थिएटर देता है ना। फिल्में तो आपका मनोरंजन करती ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपसे रूबरू होकर आपसे बात करना और आपको आपके सामने बैठकर आपका चेहरा, समाज का चेहरा दिखाना, आपका चेहरा दिखाना, ये थिएटर ही कर सकता है खाली बस। और पाइट कॉलेज का इसके लिए धन्यवाद भी है कि इस तरह का आयोजन वो अपने कॉलेज में कर रहे हैं, और मुझे तो लगता है कि पूरे भारत के कॉलेजेस में ये बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से भी कि जहां जाऊं और सबसे ये बात करूं कि इस तरह का कॉलेज भी है एक इंडिया में, जो अपने वहाँ बुला कर कह रहा है, 2 दिन पहले कहता है कि भाई साहब कुछ भी हो जाए हमारे यहाँ फेस्टिवल करो, बाकी सब जगह छोड़ के आ जाओ। और रवि मोहन 2 दिन पहले फ़ोन करते हैं कि सर जी आपके यहाँ हॉल चाहिए, और वो कॉलेज की मैनेजमेंट 1 मिनट में तैयार हो जाती है, हाँ जी हम तैयार बैठे हैं आपके लिए बस, और पलकें झुका कर, पलकें बिछा कर बैठे हैं। और ये बहुत कमाल की बात है, और सीरियसली मतलब आई सैल्यूट यहाँ की मैनेजमेंट को जो इस तरह का आयोजन अपने कॉलेज में करवा रहे हैं। जी सर, अंत में जो भी नए एक्टिंग स्टूडेंट्स हैं या एक्टिंग एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए एक संदेश थिएटर को लेकर कि कैसे वो थिएटर में आगे बढ़े, परस्यू करें, थिएटर से कैसे जो है उनको लगाव हो, उसके लिए सर कुछ क्या कहना चाहेंगे? ये ना थोड़ा सा ना फॉर्मल सा लगता है ना कि बड़ा आदमी बोल रहा है। नहीं सर, इसलिए ज़रूरी है सर। देखिए अभी जैसे मैंने आपका एंथुसिज्म देखा जो भी थिएटर को लेके, तो ये एंथुसियाज्म बच्चे का थिएटर के लिए कैसे हो, कैसे वो इस चीज़ को भूल जाए कि थिएटर के बाद उसको मुंबई जाना है, कैमरा करना है, थिएटर में वो अपनी खुशी ढूंढे और थिएटर से उसको क्या मिल सकता है, कैसे वो एक्सप्लोर कर सकता है, तो वो आप जैसे लोगों को देखकर ही सीखा जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि कल मैं आपको देख रहा था कि आप खुद ही प्लाई से या हथौड़े मार मार के चीज़ें सेट कर रहे थे, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि आप मतलब खुद डायरेक्टर होने के बाद भी इतना एंथुसियाज्म रखते हैं। तो आज के बच्चे थिएटर को किस तरह से जो है प्यार करें और कैसे उनका रिलेशन बने थिएटर से, ताकि वो उसको लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सके आगे के लिए? देखिए ऐसा है कि थिएटर करने के लिए सबसे पहले पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं बच्चों से ज़्यादा ये मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को थिएटर दिखाने ज़रूर लाएं, और करवाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि थिएटर बच्चे को मतलब उसका इंटेलेक्ट स्ट्रॉन्ग करता ही है, उसे इंसान बनाता है, उसे ज़िंदगी जीने का सलीका सिखाता है थिएटर। और ये बच्चों के लिए भी है बात कि अगर ज़िंदगी जीने का सलीका सीखना है तो थिएटर ज़रूर करो लाइफ में, थिएटर तुम्हें बहुत अच्छा बना देगा, और ये पेरेंट्स के लिए भी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ कि जो भी इंटरव्यू सुने उनके अंदर थिएटर को लेकर एक पॉजिटिविटी आए और निस्वार्थ सेवा भाव जो कि होना चाहिए थिएटर के लिए, वो आपसे सीखें। मुझे भी सीखने को मिला है, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जनरेशन या जो भी आपके साथ जुड़े हैं वो सब इसी तरह सेवा करते रहें, और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।